All right. So, the topic we are going to discuss today is the K factor itself. हमने ये जो डिस्कशन स्टार्ट की थी लास्ट टाइम, हमने इस बात को जाना था कि हम स्पेशल रिलेटिविटी को समझने के लिए जो फॉर्मूलेशन यूज़ करते हैं, देर आर मल्टीपल फॉर्मूलेशंस फॉर दैट. आप डायरेक्टली आइंस्टाइन के मेथड से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से उसने एक लाइट क्लॉक को एज एन एग्जांपल लेके थॉट एक्सपेरिमेंट किया था और उसके ज़रिए से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस निकाल के देखी थी. अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, वो आगे चल के हम देखेंगे. अ, और भी मेथड्स हैं जिसको हम फोर वेक्टर नोटेशन कहते हैं. ये मिन्कॉस्की की फॉर्मूलेशन थी. अब जो हमारे पास इस किताब में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो के फैक्टर मेथड है, या के कैलकुलस ये एज अ होल कहलाता है. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग के कैलकुलस हमने देखा था कि न्यूटोनियन व्यू में कुछ मसाइल थे, और न्यूटोनियन व्यू को जो सपोर्ट करती थी गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें भी वो मसाइल जो है वो प्रिवेल किए. सो उसको काउंटर करने के लिए आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, और जो प्रपोज थ्योरी थी वो कहलाती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. क्यों स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहलाती है? क्योंकि वो एक बड़ी थ्योरी का एक स्पेशल केस है. ठीक है. अब स्पेशल थ्योरी के दो पॉस्टुलेट्स थे जो हमने पढ़ लिए. फर्स्ट पॉस्टुलेट, ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स आर इक्विवेलेंट. इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी कि हर इनर्शियल ऑब्जर्वर जो है उसके लिए फिजिक्स जो है वो सेम होती है. And the second was the velocity of light. I told you that you have to write in vacuum. Okay? The velocity of light in a vacuum is same for all observers, या और inertial systems. ठीक है. तो इस पे दूसरा पॉस्टुलेट ये था. सो ये दो रिलेटिविटी के पॉस्टुलेट्स थे. इसके अलावा दो और भी हम क्या कह सकते हैं, नतीजे अखज़ कर सकते हैं आइंस्टाइन की पूरी थ्योरी से, और उन नतीजों को इस्तेमाल करके हम के कैलकुलस डेवलप करते हैं. सो पहला जो नतीजा है, आई कैन राइट इट एज अ डिस्क्लेमर. ठीक है. सो डिस्क्लेमर वन, टाइम डज नॉट नीड टू बी एब्सोलूट. पहली बात तो ये कि वक्त के लिए लाजमी नहीं कि वो एब्सोलूट हो. इट कैन रन differently for different observers depending upon their relative velocities. Okay? So it is somehow an unsaid postulate of the special theory of relativity, but in actual it is a consequence of general special theory of relativity. Uh, how that consequence arises, ये हम बाद में जाके देखेंगे कि ये कॉन्सिक्वेंस आता है कैसे, ये बाद में देखेंगे. लेकिन हम इस बात को भी मान लेते हैं. क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमने यही बेस रखी थी न्यूटन की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए कि टाइम और स्पेस लाजमी नहीं एब्सोल्यूट हो, जो कि न्यूटन का क्लेम था. सो हम ये बात अब, क्योंकि हम जान चुके हैं कि न्यूटन की थ्योरी में ये गलती थी, तो इस बात को हम मान के चलते हैं कि टाइम जो है वो मुख्तलिफ गुजर सकता है मुख्तलिफ ऑब्जर्वर्स के लिए, और कितना मुख्तलिफ गुजरना है वो डिपेंड करता है कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है. ठीक है. सो डिस्क्लेमर टू, वी कैन ओके we can generalize our spatial coordinate system to space time. ठीक है. space time, every event
within a space time can be represented by 4 coordinates. तो हमारे पास जो आम, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो हमारे पास एक पॉइंट होता है और उसको हम 3 कोऑर्डिनेट से जाहिर करते हैं, एक्स वाई जी। लेकिन हमने कहा कि हम अब जनरलाइज कर सकते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिर्फ स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बजाय स्पेस टाइम। ठीक है, जो स्पेस टाइम जो है वो बेसिकली स्पेशियल प्लस टेम्पोरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो स्पेस टाइम जो है वो स्पेशल और टेम्पोरल कोऑर्डिनेट सिस्टम का आप कह सकते हैं मजमूआ है। ठीक है, और इसमें जब हम किसी पॉइंट को जाहिर करते हैं सो हमें ये भी आइडिया है कि अब स्पेस टाइम में कोई पॉइंट नहीं कहलाता बल्कि कोई इवेंट कहलाता है। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि पॉइंट का मतलब था कोई चीज़ कहाँ पर है, जबकि जब हम इवेंट की बात करते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि कहाँ पर है और हम साथ वक्त भी बताते हैं कि कब है। सो इवेंट जो है वो पॉइंट की एक हायर फॉर्म है। ठीक है, पॉइंट में सिर्फ हम जगह बताते थे, पोजीशन बताते थे। इवेंट में हम पोजीशन भी बताते हैं और टाइम भी बताते हैं। ठीक है, और पॉइंट जो है वो मैक्सिमम 3 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाता था। इवेंट जो है 4 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट्स। फॉर एग्जांपल इवेंट को मैं जाहिर कर पी टू सी टी एक्स वाई एंड जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सो पी सी टी एंड एक्स वाई जी। अब आप देख सकते हैं कि जो 4 कोऑर्डिनेट्स लिखे गए इसमें पहला कोऑर्डिनेट जो है वो टेम्पोरल कोऑर्डिनेट है, सी टी, जिसको मैंने लिखा है बजाय टी लिखने के। और हम ऐसे ही करते हैं स्पेस टाइम में, हम टाइम को फोर्थ कोऑर्डिनेट लिखने की बजाय टाइम को फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, और हम टी की बजाय सी टी क्यों लिखते हैं? बिकॉज सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो वेलोसिटी या स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम गिव्स अस डिस्टेंस। सो सी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये चारों जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी डायमेंशंस बराबर हो जाती है। मतलब इनकी भी लेंथ की डायमेंशंस, इन तीनों की तो है ही लेंथ की डायमेंशंस। टाइम की क्योंकि टी थी डायमेंशन और सी टी की थी लेंथ ओवर टाइम की डायमेंशन, तो फिर दोनों मल्टीप्लाई होके हमारे पास लेंथ की डायमेंशंस हो गई। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी डू। ठीक है, ओके, अब बहुत सारी किताबों में ये सी यहाँ पर नहीं लिखा जाता। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी किताबें जो कैलकुलेशंस करती हैं वो नेचुरल यूनिट्स में करती हैं, और नेचुरल यूनिट्स में हम सी को इक्वल टू 1 रख देते हैं। ठीक है, मैं पर्सनली नेचुरल यूनिट्स में कैलकुलेशन करना बेहतर नहीं समझता, क्योंकि नेचुरल यूनिट्स में कई बार फिर आपको डायमेंशनल एनालिसिस के मसाइल पैदा हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। सो ये जो इन्वर्नो की किताब है इसमें भी उसने किया हुआ है, नेचुरल यूनिट्स में कैलकुलेशन की है, लेकिन मैं जो भी आपको काम दूंगा या खुद जो भी आपको दूंगा कैलकुलेशंस, वो मैं आपको कन्वर्ट कर दूंगा इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, सो यहाँ ये 2 डिस्क्लेमर्स लेके हम चलते हैं। सो अगर हमारे पास अब स्पेस कोऑर्डिनेट की बजाय स्पेस टाइम है जो कि एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो फिर उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हम, जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि हम इवन 3 डायमेंशनल स्पेस भी बुक पे या पेज पे ड्रॉ नहीं कर सकते। हम उसका सिर्फ एक शेडो टाइप ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
सो तरीका क्या है, आप 4 डायमेंशन को कैसे शो करें, कैसे ड्रॉ करें, ये एक मसला है। तो उसके लिए हम अप्रॉक्सीमेशन ये लेते हैं कि हम वर्टिकल पर रख लेते हैं टाइम, और हॉरिजॉन्टल पर हम कहते हैं कि सारे के सारे आ गए। सो अगर हमारे पास हमने 4 डायमेंशन शो करना है, तो हम कहते हैं हम 4 डायमेंशन ही शो करेंगे, हम उसकी अप्रॉक्सीमेशन शो कर देते हैं। हम कहते हैं कि अगर मोशन सिर्फ एक्स में होनी है तो फिर मैं वाई और जी को ड्रॉ ही नहीं करता, क्योंकि वाई और जी में कोई चेंज नहीं आना। सो वाई एंड जी कैन बी रिटन एज इट इज, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई। सो सिर्फ मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। तो जब मैं ड्रॉ करूंगा, सो वो जो ड्राइंग है वो कुछ इस तरह की आएगी, यू कैन सी हियर। ठीक है। सो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वर्टिकल पर हम टाइम एक्सिस ले लेते हैं और हॉरिजॉन्टल पर हम स्पेस एक्सिस लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। सो अगर इसमें मैंने कोई ऑब्जर्वर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है, तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब फर्ज करें कि आपके पास एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, जो कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर है ए। अब ये ऑब्जर्वर जो है वो अपनी जगह पर खड़ा है, मूव नहीं कर रहा, इट इज एट रेस्ट। ठीक है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। अब एक आम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसमें अगर आपने कोई स्टेशनरी पार्टिकल बनाना है, तो जाहिर सी बात है आप कैसे ड्रॉ करेंगे कि आप उसका एक पॉइंट बना देंगे। लेकिन स्पेस टाइम में क्या इश्यू आता है कि स्पेस टाइम में ए रेस्ट पर तो है, उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसका वक्त तो गुजरता जा रहा है। तो उसका स्पेस एक्सिस के अलोंग कोई चेंज नहीं आएगा ए में, लेकिन टाइम एक्सिस में उसका चेंज आता चला जाएगा, और इस वजह से वो पॉइंट जो है वो अब एक लाइन बन चुका है। ठीक है। और ये जनरलाइजेशन आती है आपको, शायद डायमेंशंस के दरमियान स्विच करने का अभी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहें तो आप देखें कि एक स्फीयर जो है वो 2 डायमेंशन में एक सर्कल लगता है, और एक सर्कल जो है वो 3 डायमेंशन में एक स्फीयर लगता है। इसी तरह एक पॉइंट जो है वो 0 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, और एक पॉइंट अगर 1 डायमेंशन में ले जाया जाए तो वो फिर एज अ लाइन एक्ट करेगा। ठीक है। सो जब हम हायर डायमेंशन में जाते हैं तो ऐसा हमारे पास स्विचिंग आती है शेप्स में। ठीक है। सो ये जो है, ओके, सो हमारे पास ये एक है, let me see, हमारे पास ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जिसकी लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगी, टाइम गुजरता जाएगा। और अगर एक मूविंग ऑब्जर्वर ड्रॉ करना है तो फिर देखें उसकी लाइन जो है वो एक टिल्टेड लाइन आएगी, मतलब वो स्पेस की तरफ भी चेंजिंग आ रही होगी उसमें, और टाइम में भी उसकी चेंजिंग आ रही होगी। तो इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर और एक मूविंग ऑब्जर्वर। नाउ ये तो हो गया हमने ड्रॉ कैसे करना है। अब हम अपने उस पॉइंट पर आ जाते हैं कि हमने कहा था कि टाइम जो है वो मुख्तलिफ गुजरेगा मुख्तलिफ लोगों के लिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव वेलोसिटीज। ठीक है। सो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर दोनों रेस्ट पर हों तो दोनों के लिए टाइम सही होगा, सेम होगा। अगर दोनों मूव कर रहे हो और दोनों की स्पीड सेम हो, ठीक है, मतलब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो, तो भी उनके लिए टाइम सेम गुजरेगा। लेकिन अगर एक रेस्ट पर हो और दूसरा मूव कर रहा हो,
फिर उनके लिए वक्त मुख्तलिफ गुजरेगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने एक्सपेरिमेंट ये किया कि फर्ज कर ले ए जो है वो 2 लाइट सिग्नल्स भेजता है बी की तरफ। ठीक है, और जो कि ये लाइनें आपको ड्रॉ करके दिखाई गई है। ये लाइन जो है ये लाइट सिग्नल्स है। ठीक है, तो ए ने 2 लाइट सिग्नल्स भेजे बी की तरफ को, और दोनों लाइट सिग्नल्स के दरमियान जो वक्फा था, जो टाइम डिफरेंस था, वो था कैपिटल टी सेकेंड्स। ठीक है, अब जब ये दोनों लाइट सिग्नल्स बी को रिसीव होते हैं, तो क्योंकि बी मूव कर रहा है जबकि ए रेस्ट पर था, तो हमने कहा था कि एक मूविंग ऑब्जर्वर के लिए और एक ऑब्जर्वर एट रेस्ट के लिए टाइम जो है वो मुख्तलिफ रफ्तार पर गुजरेगा। सो इसके लिए जो इस बी के पास जब दोनों सिग्नल रिसीव होंगे, तो उनके दरमियान जो टाइम डिफरेंस था वो टी नहीं बल्कि टी से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। सवाल ये पैदा होता है कितना, वी डोंट नो राइट नाउ, वी डोंट नो एग्जैक्टली कि कितना फर्क होगा। सो कितना फर्क होगा इस बात का हमें नहीं पता, लेकिन हमें एटलीस्ट इतना पता है कि जो टाइम डिफरेंस होगा एज रिकॉर्डेड बाय बी, दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू टाइम डिफरेंस एज रिकॉर्डेड बाय ए। ठीक है, जस्ट बात। ओके, सो हम कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि what would be the time recorded by B, but we can say that it would be proportional to the time recorded by A। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर A जो है सिग्नल्स रिलीज करेगा विद अ हायर टाइम डिफरेंस, तो बी को भी जो रिसीव होंगे वो हायर टाइम डिफरेंस के बाद रिसीव होंगे। अगर टाइम डिफरेंस ए कम कर देगा तो बी का भी टाइम डिफरेंस कम हो जाएगा। सो दैट वुड बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो जो है बी के लिए फिर मैं लिख सकता हूँ टाइम वुड बी इक्वल टू के टी। अब आपको पता है कि अगर मैंने निकालना हो तो दैट वुड बी प्रोपोर्शनल। इन दैट केस सिंपली मैं लिख सकता हूँ T for B is equal is proportional to T, जबकि कैपिटल T जो है वो टाइम रिकॉर्डेड बाय A है। सो मैं लिख सकता हूँ सिंपली TB is equals to a constant of proportionality multiply by T। ठीक है, सो वही हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, दैट्स इट। सिमिलरली हम कहते हैं कि दिस होल सेंस इज relative। अब ये स्पेशल रिलेटिविटी बल्कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। एवरीथिंग इज रिलेटिव टू सम ऑब्जर्वर। मतलब क्या है इस बात का कि ए को लगता है कि मैं रेस्ट पर हूं और बी मुझसे अवे मूव कर रहा है, जबकि बी को लगता है कि मैं रेस्ट पर हूं और ए मुझसे अवे मूव कर रहा है। सो दिस इज द सेंस ऑफ रिलेटिविटी कि हर ऑब्जर्वर को लगेगा that I am at rest and the other observer is moving away or towards me। ये एक जनरल रिलेटिविटी का कंसेप्ट है। दिस इज द कॉमन परसेप्शन। ठीक है, सो अगर यही काम जो ए ने किया था वही काम अगर बी करे कि बी भी 2 लाइट सिग्नल्स रिलीज करे विद अ टाइम डिफरेंस ऑफ टी एज रिकॉर्डेड बाय बी, तो जब वो ए पर रिसीव होंगी तो ए वुड फाइंड इट द सेम के टी, नॉट टी डिवाइडेड बाय के। आप इसने इस इक्वेशन को उलट नहीं करना, आपने वही इक्वेशन लगानी है कि अगर ए के मुताबिक बी मूव कर रहा था तो बी के मुताबिक ए मूव कर रहा है। सो अगर ए से लाइट सिग्नल जाता है टी टाइम डिफरेंस के साथ और बी पे रिसीव होता है विद अ टाइम डिफरेंस ऑफ के टी, तो अगर इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिवर्स कर दें, बी 2 लाइट सिग्नल्स रिलीज करे विद अ टाइम डिफरेंस ऑफ टी, तो
ए जो है वो रिसीव करेगा और उसके पास टाइम डिफरेंस जो है वो के टी होगा, सेम एज बी, क्योंकि दोनों को यही लगता है कि मैं रेस्ट पर हूं और दूसरा मुझसे अवे मूव कर रहा है। ठीक है। सो अब फर्ज करें आपने कोई पार्टिकल लोकेट करना हो या कोई पॉइंट लोकेट करना हो एट डिफरेंट ऑब्जर्वर। ठीक है। सो फर्ज करें आपके पास ए ऑब्जर्वर है और बी ऑब्जर्वर है, और बी पर कोई एक पॉइंट है जिसको आपने लोकेट करना है। सो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ए है, ये रेड जो है वो ए ऑब्जर्वर है, और ब्लू जो है वो बी ऑब्जर्वर है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सो ए जो है वो स्टेशनरी है और बी जो है वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमें ये कहा गया कि बी पर कोई एक पॉइंट मौजूद है। जाहिर सी बात है, बी जब उसके कोऑर्डिनेट्स बताएगा तो बी बताएगा उसके कोऑर्डिनेट्स टी एक्स। सो दैट वाज इट आई गेस। वेयर डिड आई लूज दोस? चले खैर, हमारे पास ए जो है वो मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। Let me redraw it again. So this is observer A, red one, and here we have observer B. ठीक है। सो ब्लू वन जो है वो ऑब्जर्वर बी है, रेड वन जो है वो ऑब्जर्वर ए है। सो जैसा कि हमने देखा था पहले गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कि एक ऑब्जर्वर के और दूसरे ऑब्जर्वर के कोऑर्डिनेट्स के दरमियान क्या ताल्लुक है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। सो अब भी हमें ये है कंसर्न कि हम जाने कि दोनों कोऑर्डिनेट्स, दोनों ऑब्जर्वर के मुताबिक कोऑर्डिनेट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है। सो पॉइंट पी जो है वो बी के थ्रू गुजर रहा है। ठीक है। तो बी को कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो कोई इक्वेशन डेवलप करे। तो पी जो ऑब्जर्वर बी है वो कहेगा कि जी पी के कोऑर्डिनेट्स है टी एंड एक्स, बात खत्म, कोई मसला नहीं है। ठीक है। मसलन उसका टाइम कोऑर्डिनेट है टी और उसका स्पेशल कोऑर्डिनेट है एक्स। अब ए ने पता करना है कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो ए क्या करेगा, उसके लिए ए एक आइडिया यूज करता है, और ये आइडिया जो है वो हम इसके किताब में बहुत दफा यूज करेंगे। ठीक है। सो ये आइडिया आपने गौर से समझना। ये आइडिया ये है कि अगर मैंने किसी चीज को लोकेट करना है, मैंने किसी चीज की पोजीशन और टाइम निकालना है, तो उसका तरीका ये होता है कि मैं उस चीज पर फर्ज कर लें कि आप एक कमरे में बैठे हैं जिसमें मुकम्मल अंधेरा है और कोई रोशनी का सोर्स नहीं। तो जाहिर सी बात है उस कमरे में क्या क्या चीजें मौजूद हैं आप उनको नहीं बता सकते, बयान नहीं कर सकते कि क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अब आपके पास एक टॉर्च है। अब जैसे ही आप वो टॉर्च ऑन करेंगे तो वो टॉर्च से लाइट किसी चीज पर फॉल करेगी और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आपकी जो आईज हैं उसके अंदर फोकस होगी और आपको वो चीज दिखाई देगी कि अच्छा इस रूम में ये चीज पड़ी है। सो यही आइडिया जो है वो ऑब्जर्वर ए इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि मैं एक लाइट सिग्नल भेजता हूँ पॉइंट पी तक, तो जब ये लाइट सिग्नल पॉइंट पी पर टकरा कर वापस आएगा मेरे तक, तो मुझे पता चल जाएगा कि जी पॉइंट पी कहाँ पर है एग्जैक्टली। ठीक है। अब हुआ क्या कि ए ने
ये एक लाइट सिग्नल भेजा, ठीक है, जो पॉइंट पी पर टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट हो गया, और टाइम t1 पर ये लाइट सिग्नल रिलीज हुआ था, और टाइम t2 पर ये सिग्नल रिफ्लेक्ट होने के बाद ए पर वापस रिसीव हो गया। ठीक है, अब जब ये वापस रिसीव हो गया तो अब जो ऑब्जर्वर ए है वो अंदाजा लगाता है कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। पहले तो वो कहता है कि मैं पहले टाइम कोऑर्डिनेट का ही पता लगा लेता हूँ। उसने कहा कि जब मैंने सिग्नल रिलीज किया था तब टाइम हुआ था t1, ठीक है, और जब सिग्नल वापस मुझे रिसीव हो गया तब तक टाइम था t2, ठीक है। सो अगर मैं देखूं तो ये हो गया मेरे पास टोटल टाइम के सिग्नल को पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा। तो कैसे मैं निकालूंगा, t1 प्लस t2, टोटल टाइम आ गया। लेकिन उसने कहा कि ये तो मेरे पास टाइम है लाइट सिग्नल के टू वे ट्रिप का, मतलब यहां से वो यहां तक गया और टकरा कर वापस आया। तो अगर मुझे पी की पोजीशन जाननी है तो पी की पोजीशन तो उसका हाफ डिस्टेंस होगा, ठीक है। t1 प्लस t2 तो टोटल टाइम हुआ ना, लेकिन जो मैं यहां पर देखूंगा पी की अगर मुझे पोजीशन जाननी है तो फिर मुझे डबल टाइम चाहिए, ठीक है, आई वुड नीड डबल टाइम। सो यहाँ से यहाँ तक टाइम जो है वो t1 प्लस t2 हो गया, लेकिन ये पॉइंट जो है उस पाथ के हाफ में मौजूद था। सो द टाइम टेकन वुड बी t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2। सो ये देखिए हमने क्या किया, टोटल टाइम को डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशंस यहाँ पर लिखी हैं इनमें दो इश्यूज हैं। पहली चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ किताबों में c को इक्वल टू 1 लिखा जाता है, तो ये जो पॉइंट लिखा है ना p, इसके कोऑर्डिनेट्स tx नहीं होने चाहिए थे, इसके कोऑर्डिनेट्स ct, x होने चाहिए। सॉरी, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से होने चाहिए थे। तो ये किताब भी जो है वो नेचुरल यूनिट्स में लिख रही है। सो ये जो मैंने नीचे लिखे हैं दिस इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। अगेन दिस इज ct, x। सो इससे क्या हुआ कि हमारे जो डायमेंशन है वो बैलेंस हो गई। सो यहाँ पर भी जब हम देखेंगे नीचे, यहाँ पर भी t की बजाय हमारे पास आ जाएगा ct। एंड सिमिलरली इस साइड पर भी हमारे पास t1 प्लस t2 ओवर 2 की बजाय वन वन जहाँ पे लिखा है वहां पर c आ जाएगा ताकि वो मल्टीप्लाई हो सके। सेकेंडली ये तो हो गया टाइम, कितने टाइम पर पॉइंट पी हमें मिला है। दूसरी पॉइंट कि कितने डिस्टेंस पर हमें पॉइंट पी मिला है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हम डिस्टेंस फार्मूला निकाल सकते हैं। कि मतलब अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है इसका तो मैं कैसे निकालूंगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और गौर से अगर आप गौर से देखें तो ये जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक फिर वापस लाइट सिग्नल आया, ठीक है। तो देखिए लाइट सिग्नल ने जो है वो जहां पे पॉइंट पी था उस तक पहुंचने और वापस आने तक डबल फासला तय किया, ठीक है। दैट वुड बी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई 2, ताकि मुझे एग्जैक्ट पॉइंट की पोजीशन पता लगे, ठीक है। नाउ दैट इज उसके लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अगेन हम डिस्टेंस के मामले में नहीं देखते, हम लिखते हैं x इज इक्वल्स टू ct2 minus ct1 whole divided by 2. This would be the distance. Okay. So again जो आपके पास यहाँ पर पॉइंट लिखा है यहाँ पर t2 माइनस t1 नहीं बल्कि ct2 माइनस ct1 होना चाहिए, अगेन ताकि हमारे पास डायमेंशंस कांस्टेंट रहे। अच्छा, ये अक्सर औकात लोग ये करते हैं कि नेचुरल यूनिट्स जब लिखते हैं तब वो
क्योंकि c को इक्वल टू 1 रखा है तो डायमेंशंस दोनों तरफ बराबर करना लाजमी नहीं, वो डायमेंशंस हिडन होती हैं। लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में ही कैलकुलेशंस करें, ठीक है। तो अगर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में कैलकुलेशन करें तो फिर हमारे पास यहाँ पर भी एक c आ जाएगा, यहाँ पर भी एक c आ जाएगा, और यहाँ पर भी एक c आ जाएगा, ठीक है। सो आपने अपनी बुक्स पर या अपने नोट्स में ये चीज़ चेंज कर लेनी है, ठीक है। सो इस आइडिया से हमें पता क्या चला, हमें पता ये चला कि अगर मुझे किसी चीज़ की, किसी इवेंट की पोजीशन और टाइम लोकेट करना है दूसरे ऑब्जर्वर में रहते हुए, तो उसका तरीका ये है कि मैं लाइट सिग्नल भेजूं और उस लाइट सिग्नल के ट्रेवल करने का वक्त नाप लूं, तो मुझे टाइम भी मिल जाएगा और मुझे डिस्टेंस भी मिल जाएगा, दोनों इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस इटसेल्फ, ठीक है। तो मैं गया नहीं किसी जगह पर, बस मैंने उसका अंदाजा लगा लिया, ठीक है। अब इस बात का जो तरीकाकार है वो अक्सर औकात इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल कुछ इस तरह से होता है कि फर्ज करें मैंने अ, अब आपने शायद सुना हो कि जो बहरी जहाज होते हैं वो समुंदर की जो तय होती है उसकी गहराई का अंदाजा लगाते हैं यूजिंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो वो क्या करते हैं कि शिप्स पानी में नीचे की तरफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स रिलीज कर देती हैं, वो जाती जाती पानी में से गुजरती जाती है, और जब वो नीचे जो पैंदा होता है उसको टकराती हैं तो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जब वो चीज़ें वापस शिप पर रिसीव होती हैं तो शिप क्या करती है कि उनकी स्पीड कांस्टेंट रखी होती है उन वेव्स की, तो वो टाइम नोट कर लेती है कि कितना टाइम बाद ये वेव्स वापस आ गई। तो वो टाइम निकाल के वो देख लेती है कि जी इन वेव्स ने टोटल फासला कितना तय किया। तो जाहिर सी बात है हाफ फासला जाने का हाफ फासला आने का, तो अगर जो डिस्टेंस है शिप और सी बेड के दरमियान में, दैट वुड बी द हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव्स। इसी तरह हमने इस एग्जांपल में किया है कि हम लाइट रे ही सेंड करेंगे और लाइट रे के वापस हम तक पहुंच जाने के टाइम को 2 पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। कल को हमको यही